1 अगस्त 1920 का वह दिन जिस दिन पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली बार एक साथ आया था, मौका था असहयोग आंदोलन का, एक ऐसा आंदोलन जिसमें न किसी ने कोई हथियार उठाया और न ही किसी की हत्या की गई। फिर भी इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाक रख दिया। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन एकदम सही दिशा में जा रहा था कि गांधी जी को अपने ही लोगों की वजह से यह आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि अपने ही लोगों ने गांधी जी का सर शर्म से झुका दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस आंदोलन में क्यों इतने सफल चल रहे आंदोलन को गांधी जी को बीच में ही वापस लेना पड़ा? क्या था यह आंदोलन? चलिए दोस्तों जानते हैं आज विस्तार में इस आंदोलन के बारे में। क्या था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। यह आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाए जाने वाला पहला जन आंदोलन था। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में पूरे देश में चला एक अहिंसक आंदोलन था। इससे अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन वैसे तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इस आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी कि सेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपने औपचारिक आंदोलन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। उन दिनों में हर भारतीय का एक ही सपना था और वह था आजादी पाना। इस आंदोलन का भी आखिरी उद्देश्य यही था, पर कहीं ना कहीं यह असहयोग आंदोलन एक बड़े स्तर पर सोची समझी हुई रणनीति थी, जो कि अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति के लिए बनाई गई थी। लेकिन यह आंदोलन एकदम से शुरू नहीं किया गया था, बल्कि इसके शुरू होने के बहुत से कारण थे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहे थे इस आंदोलन के, जो इतने बड़े स्तर पर इसको चलाया गया। नंबर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इस आंदोलन के शुरू होने में एक बड़ा योगदान रहा। इस युद्ध के शुरू होने पर देश में महंगाई बहुत बढ़ गई थी। देश आर्थिक संकटों से जूझने लगा था। किसान, आम जनता, सभी को इस दौर से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से भारत की जनता बहुत परेशान हो रही थी और ब्रिटिश सरकार इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी। एक और वजह थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेज रही थी। इस युद्ध में भारत के सैनिक एक शर्त पर गए थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। लगभग 74,000 सैनिकों की बलि दी गई और बदले में कुछ भी नहीं दिया गया। नंबर 2, रोल एक्ट, जहाँ भारतीयों को युद्ध खत्म होने के बाद थोड़ी उम्मीद थी कि उनके साथ ब्रिटिश सरकार थोड़ा नरमी से पेश आएगी, वहीं ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जिससे भारतीय जनता में आक्रोश बढ़ गया और वह कानून था रोलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट की सेडिशन समिति ने रोलेट एक्ट का कानून बनाया था। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। उन्होंने साल 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में उनके खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं आंदोलन को बदलने के लिए रोलेट एक्ट कानून लाने का फैसला किया था, ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज न उठा सके। यह एक ऐसा कानून था जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते हैं। इसके अलावा मुकदमे के फैसले के बाद किसी को भी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस तरह अंग्रेज भारतीयों को हर तरह से दबाना चाह रहे थे। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उस इंसान को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने तक का अधिकार नहीं दिया गया था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया था। इसके साथ ही इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ इस एक्ट के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया गया। यह एक्ट एक बहुत बड़ी वजह बना ब्रिटिश सरकार के सहयोग आंदोलन की शुरुआत करने में। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करवाई। दिल्ली में इस आंदोलन की बागडोर स्वामी श्रद्धानंद जी ने संभाली। लाहौर एवं पंजाब में भी भीड़ पर गोलियां चलाई गई। क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद एवं डॉ सत्यपाल के बुलाने पर महात्मा गांधी दिल्ली की ओर चले। गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके अन्य सदस्यों में लाल दास, द्वारका दास, शंकर लाल, बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हरनिबन आदि शामिल थे। इस एक्ट का जगह जगह विरोध किया गया। इस दौरान अंग्रेजों ने भी इस विरोध को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जगह जगह से क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई और ऐसे में ही 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी ने ही एक नए जनसंहार को जन्म दिया, जिसे सारी दुनिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन के शुरू होने का। बात तब की है जब सारा देश रोल एक्ट का विरोध कर रहा था।
उस वक्त देश के 2 क्रांतिकारी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल को गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलनकारियों ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया तो उन पर गोलियां चला दी गई। बढ़ते तनाव के बावजूद आंदोलन को कुचलने के लिए 12 अप्रैल को आंदोलन के दूसरे कई नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए। दिन था 13 अप्रैल 1919। उस दिन पंजाबी लोगों का खास त्योहार बैसाखी भी था। इस दिन इस्बा में इकट्ठा हुए लोगों की इस भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे। रोलेट एक्ट और की जा रही गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए ही यह सभा हो रही थी। उस समय जलियांवाला बाग की चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी और वहां से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही मेन गेट था। और बाद में भारतीयों ने स्पष्ट पक्षपात के कारण हंटर समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। इसलिए इस प्रीजुडिस का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दी गई केसरे हिंद की उपाधि को वापस करने का फैसला किया। और दोस्तों, माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। यह हत्याकांड इतना भयानक था कि कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर खून के धब्बे मौजूद हैं। नंबर 4, खिलाफत आंदोलन। इन सब के बीच ही एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन की असली जड़ प्रथम विश्व था। दरअसल उन दिनों टर्की मुसलमानों का धार्मिक स्थल माना जाता था। भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे। भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि तुर्की साम्राज्य के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया तथा खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया था। इससे मुसलमान नाराज हो गए तथा इसे खलीफा का मान माना। प्रथम विश्व युद्ध में जब टर्की को अंग्रेजों ने हराया था, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन के रूप में एक समिति का गठन किया गया था जिसे खिलाफत समिति नाम दिया गया। हिंदू और मुसलमान ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलाया था। इस आंदोलन दोनों ने अपनी लड़ाइयों को जायज ठहराया और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, असंतोष भड़काया। इसके बाद महात्मा गांधी के लिखे गए वफादारी से छेड़छाड़ पहेली और इसके समाधान और प्रेतों को हिलाना लेखों को कोर्ट में पढ़ा गया था और बस इसी को आधार बनाकर अंग्रेजी हुकूमत गांधी जी को सजा देने पर उतारू हो गई। गांधी जी के इस मुकदमे की सुनवाई जज ब्रूमफील्ड ने की थी। आपको जानकर हैरानी होगी पर गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज भी उन्हें ये सजा देना नहीं चाह रहे थे। तारीख थी 11 मार्च 1922। सुबह का वक्त था। अहमदाबाद के सर्किट हाउस में जस्टिस सीएम ब्रूमफील्ड की अदालत में ऐसा नजारा था जिसको शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। कटघरे में खड़े थे महात्मा गांधी और सामने जज मुकदमे में क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जस्टिस ब्रूमफील्ड ने गांधी जी से पूछा कि क्या वो अपना गुनाह कबूल करते हैं या वकालत करने का दावा करते हैं। इस पर महात्मा गांधी ने कहा, मुझ पर लगाए गए सभी आरोपों के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं। मैं कोर्ट से छिपाना नहीं चाहता हूं कि सरकार की मौजूदा प्रणाली के खिलाफ असंतोष का प्रचार करना मेरे लिए एक जुनून बन गया है। यह मेरी एक ड्यूटी है जिसे मुझे निभाना होगा। मैं बम्बई, मद्रास और चोरी चोरा की घटनाओं को लेकर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करता हूं। लिहाजा एक जज के रूप में आपके लिए केवल एक रास्ता खुला है कि या तो आप पद से इस्तीफा दे दें या मुझे गंभीर सजा दें। महात्मा गांधी के इस बयान पर जस्टिस ब्रूमफील्ड ने बापू के सामने सिर झुकाया और सजा सुनाई। सजा सुनाते हुए उन्होंने कहा, इस मामले में एक जस्टिफाइड सजा सुनाना बहुत मुश्किल है। मैंने अब तक जितने भी लोगों के खिलाफ सुनवाई की है या भविष्य में सुनवाई करूंगा, आप उनमें से सबसे अलग व्यक्ति हैं। आपसे राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोग भी आपको संत के तौर पर मानते हैं। इसके बाद उन्होंने बापू को 6 साल की सजा सुनाई और फिर झुकते हुए ये भी कहा, अगर सरकार इस सजा को कम कर दे तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। और इस तरह यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का आखिरी पड़ाव था। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है कि अगर चोरी चोरा हत्याकांड नहीं हुआ होता तो देश में असहयोग आंदोलन की सफलता की कहानी आज कुछ और होती। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक असहयोग आंदोलन उस वक्त जीत की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन चोरी चोरा घटना के बाद उसे गांधी जी ने वापस ले लिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह भटक रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि साल 1922 में यह आंदोलन इतना तेज था कि अंग्रेजों पर दबाव पड़ता और हमें तभी आजादी मिल जाती। वेल दोस्तों, इस आंदोलन से देश आजाद तो नहीं हुआ, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि यह आंदोलन पूरी तरह से असफल हो गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस आंदोलन के देश में क्या प्रभाव पड़े थे। इस आंदोलन ने लोगों में ब्रिटिश विरोध भावना विकसित की, जिसके कारण लोग ब्रिटिश शासन और नेताओं से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे।
जब खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया तो इससे हिंदुओं और मुसलमानों में एकता आई। इस आंदोलन से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और खादी उत्पादों का प्रचार बढ़ा, जिससे भारत के लोगों को काम मिला। ये पहला आंदोलन था जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन से देश में एकता बढ़ी और हर तरह के लोग सब भेदभाव मिटाकर एक साथ आए। दोस्तों, ये था असहयोग आंदोलन। क्या लगता है आपको कि अगर उस वक्त गांधी जी ने वो आंदोलन वापस नहीं लिया होता तो क्या हमारे देश के हालात आज अलग होते? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।